स्वागत है आपका सर्च ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में देखेंगे नया चैप्टर हम लोग मेंसुरेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो जानते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन कहते किसे हैं। तो मेंसुरेशन किसे कहते हैं बताता हूँ, जिसमें हम लोग किसी आकृति का लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंतर्गत दो तरह के आकृतियां होती हैं। एक होती है 2D, जिसे हिंदी में बोला जाता है द्विविमीय आकृति, और एक होती है 3D, जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रिविमीय आकृति। 2D मतलब दो विमा, जिसकी दो विमाएं हो, लंबाई और चौड़ाई, उसे बोलते हैं 2D या द्विविमीय आकृति। जिसकी तीन भुजाएं हों, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसे बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। 2D और 3D आपको समझ में आ गया होगा। तो 2D कहते किसे हैं, जिसकी दो भुजाएं हों, लंबाई और चौड़ाई सिर्फ हो, और 3D में जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, वो 3D है। उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको। जैसे उदाहरण में देखिए आयत का सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पता होता है। आयत ऐसे बनता है इस तरीके से, ठीक है। आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तथा आपस में लंब होती हैं। ये आपस में, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। चारों भुजाएं बराबर होगी तो इसको कहलाएगा क्या, वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो अभी वर्ग पढ़ेंगे हम लोग बाद में इसके। अभी आयत देखते हैं। तो आयत की ये होती है लंबाई, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं लंबाई, जो उससे कम वाली होती है उसे बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है। इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। 2D आकृतियों का सिर्फ आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो और परिमाप निकाल सकते हो, जबकि 3D आकृतियों में उसका आयतन, परिमाप, वक्र पृष्ठ, घन पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सब निकाल सकते हो 3D आकृति में। लेकिन 2D आकृति में सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप ही निकाल सकते हो आप। तो क्योंकि जब 2D आकृति होती है तो उसका ऊंचाई होता नहीं है, क्योंकि वो एक प्लेन पे बनती है। जैसे जमीन पे यदि आप कहीं थोड़ा सा एक रेखा से गोला मार दीजिए या कोई भी आकृति बना दीजिए, तो उसकी तो ऊंचाई होगी नहीं, क्योंकि आपने जमीन पे ऐसे किसी भी आकृति का बना दिया, ठीक है। और यदि ऐसे बना दो, आप ऐसे बना दोगे, इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई नहीं है। आपने जमीन पे मार्किंग से घेर दिया उस स्थान को, तो जितने स्थान को आपने घेरा है इसका क्षेत्रफल से निकाल सकते हो आप, इसका आयतन नहीं निकाल सकते। इसमें यदि ऊंचाई भी रहता तो उसका आयतन निकल जाता, ठीक है। तो इसे बोलते हैं 2D आकृतियां। इसके अंतर्गत आती है आयत, दूसरा आता है वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज। ये सभी आकृतियां आप सिर्फ 2D मतलब जमीन पे आप इसे खींच सकते हो, जमीन पे या किसी पेपर कॉपी पे, प्लेन पे आप ऐसे खींच सकते हो। चतुर्भुज बनाना, चतुर्भुज ऐसे बनेगा, इसकी ऊंचाई नहीं है, इसे बोलते हैं 2D। अब देखते हैं 3D, ठीक है। ये था आपका आयत। वृत्त बनाना हो तो वृत्त कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले वृत्त देख लेते हैं। वृत्त ऐसे बनता है। वृत्त किसे कहते हैं, किसी निश्चित बिंदु से उसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा प्रत्येक जगह जब बराबर होती है तो उसे चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन इस वाले जो बाहर वाली परिधि होती है इसे बोलते हैं वृत्त, ठीक है। वृत्त या असंख्य बिंदुओं का मेल से बनता है, असंख्य बिंदुओं के मेल से बनता है, मतलब असंख्य मतलब अनंत बिंदुओं के मेल से। छोटे छोटे बहुत बिंदु होंगे इसमें, बिंदु की इनको मिलाओगे आप तो बन जाएगा एक वृत्त बन जाता है। अगला है वर्ग। ये है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई भी बराबर होती है, जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, तो इसे बोलते हैं वर्ग। एक कोण जो होता है इनके बीच का 90 अंश, दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश का होता है। त्रिभुज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है भुजा के आधार पर, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भुजा के आधार पर कोण, भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। इनको बांटा गया है त्रिभुज को दो भागों में, भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी तीन तरीके के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और
समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। तो इनको मैं डिटेल से बताऊंगा आगे बारी बारी से, पहले आया फिर और वैसे मतलब बताऊंगा। अब देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज इसकी भी चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती है चतुर्भुज की, चार भुजाएं होती है। इस तरीके से बनता है, एक कोई जरूरी नहीं है 90 अंश की हो, ठीक है। कई तरह के चतुर्भुज इसके भी टाइप है, एक 90 अंश का भी होता है, 90 अंश से अधिक ये वाला भी होता है, और भी तरीके हैं, ठीक है। चतुर्भुज की चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इनके टोटल कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। 90 सब होता है, यदि 90 इसको ये तो 90 नहीं है, ये वाला देखते हैं 90 90 90 और ये 90, चारों कोणों का योग जो है 360 अंश होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि चारों कोण 90 अंश के ही हो, 90 अंश का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है, उससे अधिक हो सकता है, लेकिन चारों कोणों का योग 360 अंश होगा जरूर, कंपल्सरी है, ठीक है। तो चतुर्भुज कहलाता है। अब देखते हैं 3D आकृतियां। 3D आकृतियों का अभी मैं बताया, आप आयतन, परिमाप, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ सब निकाल सकते हो। इसके एग्जाम्पल हैं घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड और गोला। इन सभी आकृतियां, ये सभी आकृतियां जो है 3D होती हैं। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पर होती है। जैसे मैं अपन मनुष्य का देख लो आप, मेरी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी है, तो इसे बोलते हैं 3D। इसमें लंबाई, ये इस ब्लैक बोर्ड या इस बोर्ड को देखिए, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे थोड़ी सी मोटी है 1 इंच के आसपास, तो इसका आप आयतन निकाल सकते हो। लेकिन यदि कहा जाए इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो सिर्फ आप इसके सामने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, सिर्फ सामने वाले भाग का क्षेत्रफल निकलेगा इसका, ठीक है। आयतन निकालने के लिए इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों निकालते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड, गोला। घन किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। जिस प्रकार यहाँ पे वर्ग था, लंबाई और चौड़ाई बराबर था, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर थे, ऐसे ही घन का होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होंगे, इसे बोलते हैं घन। ये हो गया घन। घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होंगे। दो कंडीशन बनते हैं, या तो तीनों बराबर होंगे तो घन कहलाएगा, तीनों अलग अलग होंगे तो घनाभ कहलाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं घनाभ, ऊपर वाला घन, ये है आपका वर्ग। अगला क्या है? बेलन। बेलन आप देखे होंगे, बेलन वैसे जो सिलेंडर होता है, यह सिलेंडर को भी बेलन का रूप है, ठीक है। ऐसे बनता है बेलन, क्योंकि आपका बेलन। प्रिज्म भी देखा होंगे आप, थोड़ा सा इस तरीके से होता है प्रिज्म, ठीक है। ये सभी 3D आकृतियां हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो इनको बारी बारी से देखते हैं। पहला आयत का फार्मूला देखिए, आयत का क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है, और परिमाप निकलता है। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। मैं बताया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसकी बराबर होगी, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। यहाँ पे 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, टोटल 360 अंश का कोण होगा, ठीक है। एक तरीके से चतुर्भुज ही कहलाता है ये भी, लेकिन सब बोलते हैं आयत, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का आयत कहलाता है। इसका आप क्षेत्रफल निकालते हो। यहाँ पे लिखिए, यदि मान लीजिए आयत है, इसकी लंबाई x है और यहाँ पे चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं लगाऊंगा तो वहां पे आपको आसानी होगी क्वेश्चन लगाने में। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपने माना यहाँ पे लंबाई x माना है, चौड़ाई y माना है, तो आप यहाँ बहुत कर सकते हो, इसे लिख सकते हो x इंटू y, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर, लेकिन आप x y की जगह यहाँ कुछ भी आ सकता है, कभी यहाँ a दे सकता है, कभी b दे सकता है, तो नीचे वाला लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऊपर वाला याद करिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब परिमाप, आयत
का परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं? चारों भुजाओं का योग जो है आयत जो है इस तरीके से जो बना था अभी, इसकी भुजाएं जो है आपने माना था x, लंबाई को x माना था, चौड़ाई को y माना था। ठीक है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं आमने सामने की, तो a वाला x इसके बराबर होगा, इसकी भी लंबाई x होगी, इसकी चौड़ाई जो y है यहाँ पे ये इसके बराबर होगी, इसकी चौड़ाई y होगी। तो परिमाप किसे कहते हैं? इसे चारों भुजाओं के योग जो टोटल लंबाई है इनकी चारों भुजाओं की, इनका आप चारों को जोड़ दोगे आपस में तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो उसका परिमाप कहलाता है। जैसे इसका परिमाप निकालना हो आपको तो x प्लस वाई प्लस वाई क्या लिख सकते हो? x 2x प्लस 2y, यहाँ से दो काम निकालो 2x प्लस y। तो x क्या था? लंबाई था, 2x आपने लंबाई माना था, तो लंबाई प्लस y क्या माना था? चौड़ाई माना था आपने, चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आप इतना लिखने से अच्छा है सिर्फ आप एक लाइन में याद करने के लिए लिख सकते हो, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत हो गया, अगला था आपका वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं देखते हैं। अभी वृत्त का परिभाषा यहाँ बताया था। ठीक है, बिंदु का एक जो है सम्मिलन, बिंदु का कई बिंदुओं के मिलन से बनता है बिंदु ऐसे। ठीक है, लेकिन ये बिंदु जो है एक निश्चित बिंदु, किसी एक सापेक्ष निश्चित बिंदु से इनकी दूरी समान होती है, ऐसे ऐसे रहता है। असंख्य बिंदु रहते हैं, इनको बाद में मिलाने पर ऐसे बनता है वृत्त। ठीक है, यदि एक सापेक्ष बिंदु किसी सापेक्ष बिंदु इसके बीच में स्थित किसी सापेक्ष बिंदु से इसकी दूरी देखा जाए प्रत्येक बिंदु का, तो एक निश्चित दूरी मतलब फिक्स होगी, कहीं पे कोई मतलब हल्का सा भी मिसमैच नहीं होगा। यदि मान लीजिए यहाँ 5 सेंटीमीटर था, ये वाला बिंदु यहाँ 5 सेंटीमीटर था, तो आप इस बिंदु से यहाँ वाला बिंदु लेते हो यदि ये वाला, तो इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी निश्चित बिंदु से जो मूल बिंदु है इसका O, इससे आप इसके परिधि पर कोई भी बिंदु लो वहां की दूरी समान होती है, ये आपका वृत्त कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये जो दूरी है, ये जो दूरी थी यहाँ से इस निश्चित बिंदु O से इसके परिधि पर स्थित बिंदु कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ मान लो ये था, जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है इसे बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसमें शब्द जो जो यूज होते हैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ। ये हो गया त्रिज्या। इसके अलावा इसमें ये यूज होता है जीवा। जीवा, तो जीवा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को 2 पार्ट में काट देती है। आपने अभी त्रिज्या देख लिया, अब मैं जीवा बताता हूँ। ठीक है, ये है आपका वृत्त। वृत्त एक 2D डायमेंशन है, 2D है, क्यों? इसकी ऊंचाई नहीं होती है, किसी समतल आकृति में हम लोग खींच देते हैं, वृत्त का लगता है, तो ये हो गया वृत्त। ठीक है, इसका मूल बिंदु O है। अब मैं बोल रहा था जीवा, त्रिज्या आपको बता दिया। त्रिज्या त्रिज्या बता दिया मैं आपको, मूल बिंदु से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ए O हो गया और ए हो गया, तो त्रिज्या कौन सी है? OA त्रिज्या हो गई। ठीक है, O और A के बीच की जो लाइन है ये त्रिज्या हो गई। अब देखते हैं जीवा। जीवा किसे कहते हैं? तो जीवा एक ऐसी रेखा होती है, जीवा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। 2 पार्ट में कहीं से भी डिवाइड कर दो, जहां खींचेगी वहां से यहाँ पे जब यदि मान जीवा खींचते हैं, मान लो ये P और ये Q, PQ एक जीवा है, तो यहाँ से वृत्त ऐसे खींच लिया, तो एक नीचे वाला पार्ट यहाँ से वृत्त तो कट गई तरीके से, नीचे वाला पार्ट अलग, ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से मतलब वृत्त 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यह जरूरी नहीं कि यहीं से कटेगी है, आप कहीं से भी वृत्त की जीवा कहीं से भी काट सकते हो। आप जहां से बोलेगा वहां से काट सकते हैं, यहाँ से कट जाएगी तभी तो 2 पार्ट में होगी, तो नीचे वाला मिट जाएगा, PQ वहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा PQ। यहाँ भी नहीं, कभी कभी ऐसे काट देता है, ऐसे भी काट सकता है, इस तरीके से काट सकता है, एक ही ऐसे काट सकता है। ठीक है, तो ये जीवा कहते हैं, जो वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड करके उसे जीवा बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये था वृत्त, वृत्त है। अब जीवा वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, PQ, इसे बोलते हैं जीवा। कभी कभी ये वृत्त
ये जीवा, ये वाली जो PQ जीवा है इसके केंद्र से होकर जाती है, यहाँ से जाके इसके केंद्र से, केंद्र आपका ये है, तो जब जीवा केंद्र से होकर जाएगी इस तरीके से तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। अभी जब नीचे काट रही थी या ऊपर काट रही थी, जहां मतलब काटोगे आप तो वृत्त को दो असमान भागों में बांटेगी। जैसे जब मैं नीचे काट रहा था तो ये वाला एरिया जो इसका कम था, ऊपर वाले का एरिया, इस वाले को मिलाता हूं तो ऊपर वाले का एरिया जो है ये वाला अधिक है, ठीक है। तो ये असमान भाग है, मतलब समान नहीं है। लेकिन जब ये वाला जीवा PQ जो जीवा है वृत्त का, PQ जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, केंद्र मतलब जो निश्चित बिंदु आपने माना था इससे होकर जाती है, यहाँ से होकर जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे बोला जाता है व्यास। जीवा तो मैं बता दिया, PQ बताया था, PQ, ठीक है। यहाँ से मान लो ये O था और यहाँ पे A था, OA त्रिज्या हो गई, ये वाली त्रिज्या हो गई, ठीक है, त्रिज्या OA हो गई। जीवा PQ, जब ये जीवा जब नीचे थी यहाँ पे PQ, तो इसे बोलते हैं जीवा, ठीक है, जीवा। लेकिन ये जीवा जब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को दो पार्ट में बांट देती है, ऊपर वाला जितना एरिया है ये वाला उतना एरिया नीचे वाले का हो जाए, तो उसे बोलते हैं व्यास। ये हो गया आपका व्यास। वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है, इसके केंद्र से होकर जाती है। ये जो व्यास होता है त्रिज्या का दो गुना होता है। देखिए यहाँ से ये वाली दूरी O से A की इसकी जो दूरी कितनी है? त्रिज्या है, दूरी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो मैं बताया अभी वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर कोई भी बिंदु आप ले लो, क्योंकि यह असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है, तो ऐसे ऐसे कई बिंदु होंगे इसमें। जब ऐसे ऐसे बिंदु होंगे तो यहाँ भी तो एक बिंदु होगी। अब ये जो बिंदु है इसके केंद्र से मिला रही है, तो ये वाली जो रेखा है और ये वाली रेखा है दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, ठीक है। तो ये जो है O से, इसे मान लो आप PQ, इसे मान लो R, ठीक है। O से A जो दूरी है उतना ही O से R भी होगी, इसे मान लो S। अब देखो, अब यही वृत्त का जो त्रिज्या है ऐसे घूमते 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 जब यहाँ आओगे आप इस बिंदु पे, तो ये वाली जो दूरी है O से A, O से R भी वही दूरी है सेम, O से S भी दूरी वही होगी। क्यों? क्योंकि ये भी वृत्त के परिधि पर ही स्थित बिंदु है S, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, तो OS भी सेम दूरी होगी। अब देखिए इसे बोले आप त्रिज्या, मान लो त्रिज्या को आपने R से निरूपित कर दिया, छोटा R से, ठीक है। तो ये वाली दूरी R, ये वाली दूरी R और ये वाली दूरी R, सब के सब बराबर है। ऐसे आप कहीं भी खींच सकते हो, यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हो, तो ये भी R कहलाएगी क्योंकि ये भी त्रिज्या है। तो अब देखिए जैसे बताता हूँ, यहाँ पे ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, ये हो गया आपका व्यास, एक दूरी RA और एक दूरी R, ठीक है। मूल बिंदु O से ये था S, ये था R, ठीक है। O से R की दूरी है R, O से R की दूरी स्मॉल r, O से S की दूरी स्मॉल r। तो व्यास जो है क्या होता है? टोटल लेंथ। व्यास पूरा का लेंथ RAS जो है इसे बोलते हो आप व्यास। तो टोटल लेंथ जो है S और R के बीच जो टोटल दूरी है उसे बोलते हैं व्यास। यह कितना है? R प्लस R, ठीक है, बराबर 2R। तो स्मॉल r को आपने बोला था त्रिज्या, यहाँ पे देखिए स्मॉल r को आपने बोला था त्रिज्या, तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे यहाँ पे R 2R लिखा है, मतलब यहाँ पे गुणे छिपा हुआ है, तो 2 गुणे त्रिज्या, ठीक। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये भी एक फार्मूला है। वृत्त की त्रिज्या मूल बिंदु से वृत्त के परिधि पर स्थित कोई बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। यदि जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो उसे बोलते हैं व्यास। रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलता है? वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का ये आयत हो गया। यहाँ पे वृत्त डाली हेडिंग, वृत्त से संबंधित सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर या कैपिटल आर, कुछ भी मान सकते हो, अभी मैं मानता हूँ स्मॉल आर। ठीक, वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त की व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, इसे लिख सकते हो 2r। ठीक है, व्यास हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का फॉर्मूला है, नोट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाओगे आप तो आसानी पड़ेगी आपको। जितना ज्यादा क्वेश्चन के फॉर्मूले याद होंगे, क्वेश्चन उतने जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका, नहीं तो आप उसी में मस्ते रह जाओगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि यानी कि वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का परिधि 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 पाई कांस्टेंट है गुणे त्रिज्या, वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त से संबंधित ये हो गए फॉर्मूले। अब अगला देखते हैं, अगले वीडियो में बताएंगे मैं। ठीक है, आशा करता हूँ पूरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय।